हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अनुसार पिछड़े बालकों की प्रकृति के विषय में या उसके प्रकार के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछड़े बालक किसे कहते हैं? पिछड़े बालक वह बालक होता है जो सामान्य बालकों की तुलना में शैक्षणिक रूप से पीछे रह जाता हो, अधिगम करने में, सीखने में, समझने में, व्यवहार करने में। तो ऐसे बालकों को सामान्य रूप से पिछड़ा बालक कहा जाता है। इसका डिटेल में अर्थ पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। आइए इसके हम किसका स्वरूप क्या होता है, पिछड़ापन का स्वरूप क्या होता है, और इन स्वरूपों के आधार पर ही हम इसकी शैक्षिक व्यवस्था के विषय में आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम पिछड़ेपन बालकों की अगर हम बात करें तो ऐसे बालक सामान्यतः दो रूपों में पिछड़ापन को देखा जाता है। एक सामान्य पिछड़ापन देखा जाता है, दूसरा विशिष्ट से पिछड़ापन। तो ये होता क्या है, सामान्य और विशिष्ट पिछड़ापन को अध्यापक को जानना अनिवार्य होता है, क्योंकि सामान्य और विशेष रूप से जब तक इसके पिछड़ेपन के नेचर को, स्वरूप को नहीं समझेगा, तब तक अध्यापक जो है कोई विशेष रवैया या कोई विशेष प्रक्रिया या कोई विशेष शिक्षण विधि या विशेष दृष्टिकोण लगा करके या उपयोग करके उसे नहीं सुधार सकता। इसलिए इनके दोनों स्वरूपों को समझना आवश्यक है। अगर हम इसके स्वरूपों की बात करें तो जो सामान्य पिछड़ा बालक जो कहा जाता है, ऐसे बालक जो शिक्षा के अलावा प्रत्येक गतिविधि में पीछे ही रहता है, जैसे सामाजिक व्यवहार में, पाठ्य सहगामी क्रिया में, समस्याओं में, आपातकाल के समय में, विभिन्न परिस्थितियों में एडजस्ट होने में, समायोजित होने में या परिस्थिति के अनुसार ढलने में। यानी ये कह लीजिए कि पढ़ाई के संग संग मानव जीवन की जितनी भी व्यवहारिक गतिविधियां होती हैं, उन समस्त गतिविधियों में वो बालक क्या होता है, सामान्य बालकों की तुलना में पीछे ही रह जाता है। सामान्य बालकों की तुलना में बहुत कम ही कर पाता है या कम ही कर पाता है। तो ऐसे बालक को सामान्य पिछड़ापन बालक माना जाता है। अब विशिष्ट पिछड़ापन क्या होता है? विशिष्ट पिछड़ापन के अंतर्गत बालक जो है कुछ चीज़ों में पीछे रहता है और कुछ चीज़ों में आगे रहता है। यानी सामान्य बालकों की तरह से कुछ रहता है और कुछ में वो बहुत पीछे रहता है। तो उसे हम कहते हैं विशिष्ट पिछड़ापन। यानी उसके पिछड़ेपन का कोई विशेष होता है। जैसे अगर हम बात कहें तो एक लड़की पढ़ने में तो कमज़ोर है लेकिन सिलाई करने में तेज़ है, इसको कहेंगे विशिष्ट पिछड़ापन। लेकिन जो लड़की पढ़ने में भी कमज़ोर है, सिलाई में भी कमज़ोर है, साफ़ सफाई में भी कमज़ोर है, खाना बनाने में भी कमज़ोर है, उसको हम कहेंगे सभी चीज़ों में कमज़ोर, उसे सामान्य पिछड़ापन कहेंगे। अब विशिष्ट पिछड़ापन के अंतर्गत वह कुछ विशेष व्यवहारों में वह पिछड़ा रहता है और कुछ व्यवहार में वह सामान्य बालकों की तरह से होता है, यानी कुछ व्यवहार में वो अच्छा होता है। जैसे विशिष्ट व्यवहार के अंतर्गत बालक पढ़ने में कमज़ोर है लेकिन कबड्डी खेलने में तेज़ है, क्रिकेट खेलने में तेज़ है, तो उसे हम कहेंगे विशिष्ट पिछड़ापन। तो इस विशिष्ट पिछड़ापन को समझने के लिए, इसके स्वरूप को जानने के लिए 3-4 जो है क ख ग घ 4 प्रकार का जो है मेथड्स अपनाए जाते हैं कि विशिष्ट बालकों की पहचान उसके अनुसार की जा सके। पहला इसमें है IQ, यानी बुद्धि लब्धि की बात अगर की जाए कि विशिष्ट पिछड़ापन के अंदर जो बालक होता है, अगर बुद्धि के हिसाब से देखा जाए, IQ लेवल के हिसाब से देखा जाए, तो ऐसे बालकों का IQ लेवल 85 या 80 से 85 के बीच से नीचे ही होता है। यानी कुल मिला के कहा जाए तो सामान्यतः कितने लोग तो 85 ही मानते हैं, कितने लोग 80 मानते हैं। यानी कहने का मतलब अगर एक बात अगर स्पष्ट रूप से देखा जाए तो सामान्यतः इनका IQ लेवल 85 से क्या होता है, कम ही होता है। IQ लेवल क्या होता है, बुद्धि लब्धि क्या होती है उनकी, जो है साइमन टर्मन की बात कहें या बीने की बात करें, जो भी उन लोगों ने निर्धारित किया है उनके स्तर के हिसाब से उसकी बुद्धि लब्धि IQ लेवल जो है, जो बुद्धि मापन का आधार है, वो जो उनका मेजरमेंट है, वो यही बताता है कि उसकी बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है। कुछ लोग 80 भी मानते हैं, क्योंकि यहाँ मनोवैज्ञानिकों का अपना अपना अनुभविक और प्रमाणिक दृष्टिकोण रहा। तो कुछ लोग 80 मानते हैं, कुछ लोग 85 मानते हैं, कुछ लोग 90 भी मानते हैं, लेकिन हमने जो समझा वो हम समझते हैं 85 ही अच्छा बेटर होगा। 85 से उसकी IQ लेवल कम होती है तो उसे जो है विशिष्ट पिछड़ापन बालक के रूप में देखा जाता है। अब दूसरा आया शैक्षिक उपलब्धि। शैक्षिक उपलब्धि का यहाँ तात्पर्य है कि शिक्षा का जो उसका एकेडमिक रिकॉर्ड है, शिक्षा का क्या है, एकेडमिक रिकॉर्ड, यानी उसके पूरे शैक्षणिक काल में पढ़ाई के संग संग पाठ्य सहगामी क्रिया,
यानी उसने पाठ्य सहगामी क्रिया क्या किया है, कहाँ घूमा है, कहाँ गया है, कहाँ देखा है। जैसे कोई बालक पढ़ने में कमज़ोर है लेकिन उसको परख बड़ी तेज है, तो उसका पर्यटन संबंधी जो अध्ययन होगा वो विशेष हो जाएगा। कुछ बालक हैं पढ़ने में बड़े कमज़ोर हैं लेकिन प्रैक्टिकल में बड़ी तेज़ है, यानी प्रैक्टिकल को जो चीज़ अपने आँखों से करके देख लेता है वो भूलता नहीं। तो यानी इस प्रकार से वो बालक जो है शैक्षिक उपलब्धि है उसकी। अगर कुछ बालक पढ़ने में कमज़ोर है लेकिन नाच में, गाना में, संगीत में, ये सब में बहुत तेज़ है, तो उसका एकेडमिक रिकॉर्ड कहा जाएगा। शैक्षिक उपलब्धि का मतलब यहाँ होता है पढ़ाई के संग संग विद्यालय संबंधी अन्य कार्यक्रम, चाहे खेल कूद हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे प्रयोगात्मक कार्य हो, चाहे भाषण संबंधी कार्य हो, या आप कोई सामाजिक प्रोजेक्ट संबंधी कोई कार्य हो या सामाजिक कार्यक्रम हो, इन यानी सभी गतिविधियां इसमें शामिल की जाती है जो विद्यालय में शिक्षा के अलावा संपादित किए जाते हैं। तो वो सभी रिकॉर्ड के अनुसार उसका देखा जाता है। तो उसके अनुसार निर्धारित किया जाता है कि यह किस दृष्टिकोण से पिछड़ापन है। जैसे कोई बालक है पढ़ने में कमज़ोर है लेकिन कुश्ती में बहुत तेज है, तो उसका एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पर उसको निश्चित किया जाएगा कि वह शैक्षिक उपलब्धि का स्वरूप क्या है। इसमें ऐसा नहीं आप कह सकते जैसे वह कुश्ती से ही आगे बढ़ गया या खेल कूद से ही आगे बढ़ गया तो वह विशिष्ट रूप में माना जाएगा। क्यों? क्योंकि पढ़ाई में तो कमज़ोर था। एक और तीसरा मेजरमेंट है शैक्षिक उपलब्धि। इसमें जो पढ़ाया लिखाया जाता है, जो अध्यापक पढ़ाता है, विषय की सिर्फ बात हो रही है, उसके संबंधित पाठ्य सहगामी क्रियाओं की बात नहीं है। यानी जो विषय आपको पढ़ाया जा रहा है सिर्फ उसी विषय की बात होगी। अदर एक्टिविटीज़, अदर योग्यता, क्षमता या अदर विशेषता, वो सब चीज़ों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। सिर्फ सब्जेक्ट की बात की जाती है जो आपको कक्षा में पढ़ाया गया है, यानी जो विषयों का मार्क्स आते हैं, नंबर आते हैं, तो उसके आधार पर भी निर्धारित किया जाता है। जैसे शैक्षिक उपलब्धि, ये जो है वर्ट महोदय ने इस मेजरमेंट को तैयार किया। इन्होंने बताया शैक्षिक है जैसे वो बालक पढ़ता है 10 में, कक्षा 8 का ही पेपर, वह कक्षा 8 की ही योग्यता रखता है, शैक्षिक योग्यता रखता है, तो इसकी शैक्षिक आयु 8 वर्ष और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो 8/10 × 100 हो जाएगा। तो इस प्रकार से उसका जो रिजल्ट आएगा वो शैक्षिक उपलब्धि कहते हैं। तो इसमें सिर्फ जो सब्जेक्ट पढ़ाया गया है उसी सब्जेक्ट को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, तो इसको शैक्षिक उपलब्धि कहते हैं। अगर इसमें शैक्षिक उपलब्धि में अगर वो उसका जो है 85 से कम आया, परसेंटेज 85 से कम आया, तो वह पिछड़ापन बालक होगा। और यदि 85 से अधिक 155 के बीच आ रहा है रिजल्ट, तो वह सामान्य बालक कहा जाता है। इसको बर्ट महोदय ने डेवलप किया और बर्ट महोदय ने अपना मेजरमेंट दिया कि पिछड़ेपन बालक की पहचान शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर किस प्रकार की जाएगी। इसमें सिर्फ विषय की बात है और इसमें क्या है, विषय के संग संग सभी एकेडमिक उसका रिकॉर्ड देखा जाता है, सिर्फ सब्जेक्ट का ही नहीं, सभी चीज़ों का उसका रिजल्ट देखा जाता है। तो उसके आधार पर निर्धारित किया जाता है कि वह पिछड़ापन है या नहीं। आगे चलते सांख्यिकीय आंकड़े। सांख्यिकीय आंकड़े के आधार पर भी हम पिछड़ेपन बालकों की पहचान करते हैं, परंतु यह आंकड़ा सामान्य रूप से होता है। किसी स्पेशल छात्र को चुनने के लिए या किसी स्पेशल छात्रा को समझने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। एक प्रकार से विद्यार्थी जनसंख्या के आधार पर हम ये बात कह सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि विद्यालय जनसंख्या यानी विद्यालय में पढ़ने वाले जितने भी छात्र हैं प्रारंभ से लेकर के हायर स्टडी यानी उच्च शिक्षा तक, बर्ट महोदय का अध्ययन बताता है कि सामान्यतः 10% ऐसे बालक होते हैं जो पिछड़े बालकों की श्रेणी में आते हैं। यानी कम से कम कितने आते हैं? 10% पिछड़े बालक होते ही हैं। कहीं भी विद्यालय किसी भी देश का हो, किसी भी संस्कृति का हो, उसमें जितने बच्चे बढ़ते हैं विद्यालय में, उसमें 10% कम से कम 10% बालक पिछड़े मिल ही जाते। बर्ट महोदय का अध्ययन रहा। लेकिन शैक्षणिक ये जितने भी अध्ययन किए गए ये वाला सांख्यिकीय आंकड़े के आधार पर निर्धारित करना, तो ये जो है शैक्षणिक मतलब रिजल्ट, जो पढ़ाई लिखाई जो सब्जेक्ट का रिजल्ट होता है उसके आधार पर तय किया। उसी तरह से इसी पर आधारित सोलेन महोदय ने भी अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि अधिकतम जो जितने बच्चे पढ़ते हैं उसमें अधिकतम जो है पिछड़ेपन के जो शिकार बालक होते हैं या पिछड़ेपन की समस्या से ग्रसित होते हैं, उनकी अधिकतम संख्या 27% हो सकती है और न्यूनतम 5% हो सकती है। इन्होंने 2 बातें कही, लेकिन बर्ट महोदय ने बस एक ही निर्धारित किया कि जितने बालक पढ़ते हैं, जितनी विद्यालयी जनसंख्या है, जो बच्चे हैं विद्यालय में पढ़ते हैं, उनकी जो है 10% जो है बालक पिछड़े बालक होते हैं।
वो किसी भी स्थिति में लगभग में इसी के पाए जाते हैं। लेकिन सोलेन महोदय ने बताया कि इसमें अधिकतम 27% और न्यूनतम 5% बालक मिल जाते हैं। अगर बहुत अच्छा विद्यालय है तो भी 5% बालक पिछड़ेपन के शिकार होते ही हैं। और कुछ अधिकतम अगर कुछ ना हो खराब विद्यालय है या किसी भी कितनी ही खराब सिचुएशन है तो उसमें अधिकतम अधिक से अधिक 27% विद्यार्थी पिछड़ेपन के शिकार होते हैं। अर्थात सामान्य बालकों की तुलना में वो विषय को समझने, सीखने, व्यवहार करने इत्यादि गतिविधियाँ करने में पीछे रह ही जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसके दोनों स्वरूपों का अर्थ सहित गतिविधियाँ समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।